क्या आप जानते हैं कि सरकार ने 1961 से चले आ रहे पूरे आयकर अधिनियम को बदलने का ऐलान कर दिया है? जी, और ये कि राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य है वो एक बार फिर उम्मीदों से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। बजट 2026 की गहराइयों में आपका स्वागत है। जी, और ये सिर्फ आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है। ये नए कर्तव्य भवन से पेश किया गया पहला बजट है और इसकी पूरी इमारत हम कह सकते हैं 3 बड़ी जिम्मेदारियों पर, या जैसा सरकार कह रही है 3 कर्तव्यों पर खड़ी की गई है। बिल्कुल। तो आज हम इसी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे। ये 3 कर्तव्य हैं क्या, और क्या इन बड़ी बड़ी बातों के पीछे का जो गणित है, जो फिस्कल मैथ है, वो भी उतना ही मजबूत है। चलिए इस बजट की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, आज हम इस बजट की जो बड़ी तस्वीर है उसे देखेंगे। इसकी आत्मा क्या है और ये देश की आर्थिक सेहत के बारे में हमें क्या बताता है। तो फिर आत्मा से ही शुरू करते हैं। सरकार का कहना है कि उसका फोकस गरीबों और वंचितों पर है, और इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए 3 कर्तव्यों का रास्ता अपनाया गया है। सुनने में ये काफी भारी भरकम लगता है। आसान भाषा में पहला कर्तव्य क्या है? देखिए, पहला कर्तव्य वो सीधे सीधे देश की इकोनॉमिक मशीनरी से जुड़ा है। सरकार कह रही है हमारा पहला कर्तव्य आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करना और उसे बनाए रखना है। अच्छा, मतलब देश में उत्पादन बढ़े, हमारी कंपनियां दुनिया से मुकाबला कर सकें। कॉम्पिटिटिवनेस, राइट। हाँ, और जो वैश्विक उथल पुथल होती है उसका हम पर ज्यादा असर ना हो। असल में इसका पूरा जोर 2 चीजों पर है। मैन्युफैक्चरिंग, यानी भारत को दुनिया की फैक्ट्री बनाना, और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे का जाल बिछाना। ठीक है, तो पहला कर्तव्य हो गया अर्थव्यवस्था का हार्डवेयर, फैक्ट्री, सड़कें, पोर्ट्स। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि शानदार हाईवे तो बन जाते हैं, पर उन पर चलाने के लिए स्किल्ड ड्राइवर या लॉजिस्टिक संभालने वाले लोग नहीं मिलते हैं। क्या इस बजट में इस सॉफ्टवेयर यानी लोगों की क्षमता पर भी कोई ध्यान दिया गया है? आपका सवाल बिल्कुल सटीक है, और ये हमें सीधे दूसरे कर्तव्य पर ले आता है। सरकार भी इस बात को समझती है। दूसरा कर्तव्य वो पूरी तरह से हमारे लोगों, खासकर युवाओं पर केंद्रित है। अच्छा, बजट के शब्द है, हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है और उनकी क्षमता का निर्माण करना है। यहाँ फोकस 2 एस पर है, स्किल्स और सर्विसेज। स्किल्स और सर्विसेज। जी, यानी युवाओं को आज की नौकरियों के लिए तैयार करना और सर्विस सेक्टर को और बढ़ावा देना, जो पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी ताकत है। तो ये एक तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड है। पहला कर्तव्य देश की क्षमता बढ़ा रहा है और दूसरा देश के लोगों की। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में अक्सर विकास कुछ शहरों या इलाकों तक ही सीमित रह जाता है। क्या इस असमानता को दूर करने के लिए भी कोई सोच है? हाँ, और वही तीसरा कर्तव्य है। ये सबका साथ सबका विकास के विचार को आगे बढ़ाता है। इसका लक्ष्य ये पक्का करना है कि विकास की गंगा हर गांव, हर समुदाय और हर इंसान तक पहुंचे। इंक्लूसिव ग्रोथ। एग्जैक्टली। बजट कहता है कि हर परिवार को संसाधन और मौके मिलने चाहिए। इसलिए इसमें समावेशी विकास और कृषि पर खास जोर दिया गया है, क्योंकि आज भी हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है। ये तो एक बहुत ही साफ विजन लगता है। इकोनॉमी का इंजन तेज करो, लोगों को उस रफ्तार के लिए तैयार करो और ये पक्का करो कि कोई भी पीछे ना छूटे। इसे देखते हैं। विकसित भारत के किसी भी विजन डॉक्यूमेंट का आधार यही 3 कर्तव्य होंगे। ये सिर्फ एक बजट भाषण का हिस्सा नहीं है, ये अगले कुछ सालों के लिए सरकार की आर्थिक सोच की नींव है। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें, अर्थव्यवस्था, लोग और सबका विकास। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली सवाल तो पैसे का है। क्या सरकार के पास इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी संसाधन हैं? मैंने आपके नोट्स में एक लाइन देखी थी, 4.3 ग्लाइड पाथ। ये सुनने में किसी एयरलाइन के रूट जैसा लगता है, लेकिन मुझे शक है कि इसका मतलब कुछ और है। हाँ, ये इकोनॉमी की फ्लाइट का ही रूट है। 4.3 ग्लाइड पाथ असल में राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को काबू में रखने के प्लान की ओर इशारा करता है। और यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प आंकड़े सामने आते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम आंकड़ा है राजकोषीय घाटे का लक्ष्य, जो 2026-27 के लिए जीडीपी का 4.3% रखा गया है। 4.3%। ये नंबर अपने आप में क्या मायने रखता है? क्या ये अच्छा है, बुरा है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये बताता है कि भारत अपनी चादर देखकर पैर पसार रहा है और अपने वित्त का प्रबंधन जिम्मेदारी से कर रहा है। अच्छा, जब ये नंबर नियंत्रण में रहता है तो दुनिया का भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ता है।
और ये लक्ष्य पिछले साल के 4.4% के संशोधित अनुमान से भी कम है, जो दिखाता है कि सरकार इस ग्लाइड पाथ यानी धीरे धीरे घाटा कम करने के रास्ते पर मजबूती से चल रही है। ठीक है, तो ये तो हुआ 1 साल के घाटे की बात। लेकिन सरकार पर जो कुल कर्ज है उसका क्या, यानी डेट टू जीडीपी अनुपात, क्या उसे लेकर भी कोई योजना है? हाँ, और ये लंबी अवधि की सोच को दिखाता है। सरकार का लक्ष्य 2030-31 तक इस अनुपात को 50% तक लाना है। 50%? जो पिछले साल से थोड़ा कम है। इसका मतलब है कि सरकार सिर्फ सालाना खर्च आमदनी पर ही नहीं, बल्कि सालों से जमा हुए कर्ज के बोझ को कम करने पर भी ध्यान दे रही है। ये तो घर चलाने जैसा है। आप सिर्फ इस महीने का बजट नहीं देखते, बल्कि अपने होम लोन को भी धीरे धीरे कम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। एक मिनट, मुझे यहाँ कुछ समझने में मुश्किल हो रही है। आप कह रही हैं कि सरकार अपना घाटा भी कम कर रही है, यानी अपनी बेल्ट टाइट कर रही है, लेकिन मैंने बजट के आंकड़ों में एक और चीज देखी, पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स। उसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। ये कैसे मुमकिन है? ये तो ऐसा हुआ कि मैं अपनी सैलरी से ज्यादा बचत भी करूं और एक नई कार भी खरीद लूं। ये तो उल्टी बात लग रही है। और यहीं पर इस बजट की सबसे बड़ी और दिलचस्प कहानी छुपी है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये पहली नजर में विरोधाभासी लगता है। आमतौर पर जब कोई देश अपने खर्चे कम करता है तो सबसे पहली गाज बड़े और नए प्रोजेक्ट्स पर गिरती है। हाँ, भविष्य के लिए होने वाले निवेश रोक दिए जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सरकार ठीक उल्टा कर रही है। वो कह रही है, हम अपने रोजमर्रा के गैर जरूरी खर्चों में कटौती करेंगे ताकि हम भविष्य बनाने वाले बड़े निवेश जैसे सड़कें, पोर्ट्स और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में और ज्यादा पैसा लगा सके। ये एक बहुत बड़ा और साहसिक दांव है। तो ये जो 12 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा है, ये कितना बड़ा है? इसे किसी आम चीज से तुलना करके बता सकते हैं ताकि हम इसके पैमाने को समझ सकें? ये एक बहुत बड़ी रकम है। अंदाजा लगाइए, इस पैसे से आप कई हजार किलोमीटर के 6 लेन एक्सप्रेसवे बना सकते हैं। वाओ! या देश में दर्जनों नए एयरपोर्ट बना सकते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये स्टील, सीमेंट और रोजगार की मांग पैदा करने वाला एक आर्थिक इंजन है। जब सरकार इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाती है तो इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो फिर मेरे उस सवाल पे वापस आते हैं, ये जादू हो कैसे रहा है? पैसा आ कहाँ से रहा है? अगर घाटा कम हो रहा है और निवेश बढ़ रहा है, तो सरकार कहीं और से तो पैसा बना रही होगी। बिल्कुल, और इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त उछाल, खासकर जीएसटी। अच्छा। जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है और ज्यादा फॉर्मल होती है तो सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है। सरकार को अनुमान से कहीं ज्यादा टैक्स मिल रहा है, जिससे उसे खर्च करने की गुंजाइश मिल जाती है। अच्छा, तो आमदनी बढ़ गई है, और खर्च का क्या? क्या कहीं कटौतियां हो रही हैं? हाँ, दूसरा कारण है खर्च को ज्यादा स्मार्ट बनाना, जिसे व्यय का युक्तिकरण या एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन कहते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है सब्सिडी। सरकार अब सीधे सीधे सबको सब्सिडी देने के बजाय उसे ज्यादा टारगेटेड बना रही है ताकि फायदा सिर्फ जरूरतमंदों तक पहुंचे। इससे पैसा बचता है? बहुत पैसा बचता है, जिसे विकास के कामों में लगाया जा सकता है। और तीसरा कारण? तीसरा कारण है नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी सरकार की वो कमाई जो टैक्स से नहीं आती। इसमें सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचना यानी विनिवेश और 5G स्पेक्ट्रम जैसी संपत्तियों की नीलामी से होने वाली आय शामिल है। इन सभी स्रोतों से मिलकर सरकार को ये मुश्किल संतुलन साधने में मदद मिल रही है। अब जाकर ये तस्वीर थोड़ी साफ हुई। तो संदेश ये है कि हम पैसे बचा भी रहे हैं और उसे सही जगह निवेश भी कर रहे हैं। ये सिर्फ खर्च करने या सिर्फ बचाने का बजट नहीं है, ये दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। आपने एकदम सही पकड़ा। और जो लोग सरकारी बजट को गहराई से समझते हैं वो जानते हैं कि इस ऋण समेकन पथ या डेट कंसोलिडेशन पाथ पर टिके रहना कितना मुश्किल और कितना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये सरकार की पूरी आर्थिक सोच को दिखाता है। ये दिखाता है कि सरकार शॉर्ट टर्म फायदों के बजाय लॉन्ग टर्म स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है। बहुत बढ़िया। तो इस पहली पड़ताल का सार ये है कि बजट एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ आर्थिक अनुशासन का सख्त रास्ता है और दूसरी तरफ विकास की रफ्तार बढ़ाने का दबाव, और सरकार इन दोनों पर एक साथ चलने का दावा कर रही है। हाँ, और 3 कर्तव्यों का ढांचा सरकार की प्राथमिकताओं को बहुत साफ कर देता है। पहले अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करो, फिर उस पर लोगों की क्षमता की इमारत खड़ी करो,
और ये सुनिश्चित करो कि इस इमारत की हर मंजिल पर रोशनी पहुंचे। बिल्कुल सही। यह इस बजट का मूल दर्शन है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा का पहला हिस्सा। अगली कड़ी में हम पहले कर्तव्य यानी विनिर्माण क्रांति, द मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन पर और भी गहराई से बात करेंगे। भारत दुनिया के लिए एक कारखाना बनने की जो बड़ी योजना बना रहा है, उसके पीछे की रणनीति क्या है और इसमें क्या चुनौतियां हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाती हूँ। हमने चर्चा की कि सरकार कैसे टैक्स कलेक्शन और स्मार्ट खर्च के जरिए निवेश और घाटे में संतुलन बना रही है। लेकिन इस रणनीति में सबसे बड़ा जोखिम क्या है? अगर वैश्विक मंदी के कारण हमारा टैक्स कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ा या किसी वजह से सब्सिडी का बोझ फिर से बढ़ गया, तो क्या ये पूरा ग्लाइड पाथ पटरी से उतर सकता है? इस संतुलन के सबसे कमजोर पहलू पर जरूर सोचिएगा।